हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंट टाइम में पोकरना लिमिटेड का शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इनका बिजनेस कैसा चल रहा है और गोइंग फॉरवर्ड इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि पोकरना लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी हमें कब मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो ये देख सकते हैं कि पिछली साल यानी जनवरी 2024 में 450 और 500 के लेवल पे था। हालांकि इसमें अप्रैल तक कोई रैली देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इसमें मई के बाद इसमें काफी तेजी देखने को मिली और देख सकते हैं कि सितंबर 2024 तक ये शेयर लगातार अपवर्ड ट्रेंड में रहा। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज गया, लेकिन नवंबर में दोबारा से ये नया हाई लगाया और यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जनवरी को एक 1390 रुपए का यहाँ चार्ट में दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये 1400 का लेवल टच कर चुका है। लेकिन अभी करंट टाइम में ये शेयर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है और यहाँ पे येलो लाइन जो कि 50 डीएमए को बताती है उससे नीचे ही आ चुका है। तो यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे अब पूरा मार्केट भी गिर रहा है। तो यहाँ पे ये शेयर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये शेयर अभी भी 200 डीएमए से काफी ऊपर है। इतनी बड़ी रैली क्यों आई, साथ ही साथ ये क्या लेवल पे सस्टेन कर सकता है, तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है पोकरना लिमिटेड। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें तो 3402 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी देख सकते हैं कि 29 का दिख रहा है। इसी के साथ आरओसी की बात करें 18.3 का अबव एवरेज है और आरओई की बात करें तो 15.8% का एवरेज दिख रहा है। इसी के साथ साथ करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 1097 पे क्लोजिंग हुई है और इसने जनवरी में ही 1430 रुपए का हाई लगाया है। इसके 52 वीक लो की बात करें तो 419 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये ग्रेनाइट का बिजनेस करते हैं, खास करके इसमें क्वार्ट्स के सर्फेसेस होते हैं, क्योंकि अभी करंट टाइम इनका मेजर रेवेन्यू क्वार्ट्स से ही आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि FY22 का जो ये डेटा दिया हुआ है कि क्वार्ट्ज सर्फेसेस से 90% का रेवेन्यू, साथ ही साथ ग्रेनाइट से 10% का रेवेन्यू आया हुआ है। तो दोस्तों, आपके चाहे ऑफिसेज हो, बिल्डिंग्स हो, हाउसेज हो, हर जगह पे ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज के सर्फेस यूज करते हैं मोस्टली। अगर इनका ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो FY22 का डेटा दिया हुआ है कि यूएसए से 86% रेवेन्यू आया हुआ है, इंडिया से 7% का रेवेन्यू है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7% का रेवेन्यू है। कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनका यूएसए से आ रहा है। कि यूएस में जिस तरीके से हाउसिंग मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट बूम करेगा, उसी हिसाब से इस कंपनी का शेयर प्राइस भी परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, अभी हमने रिसेंट में क्या देखा कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। यूएस रेट में जब इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री में कम होता है तो लोन लेना सस्ता होता है। ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट बूम करता है, जिसकी वजह से इस शेयर में जो रैली आई है वो भी सेम इंडिकेशन दे रही है। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनकी क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर 24 का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। हालांकि बात करें तो 30 जनवरी 2025 को इनका क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। मैंने अपनी एनालिसिस कर ली, तो मैंने सोचा कि जो भी डिटेल्स है आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया हुआ है। तो दोस्तों, सितंबर 2024 की अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 251 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू पिछली साल 2023 में 200 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए से बढ़ करके रेवेन्यू 251 करोड़ रुपीस का हो गया है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 45 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था। पिछली साल ये प्रॉफिट सिर्फ 33 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 33 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यही आंकड़ा हमें जून के रेवेन्यू में भी बताता है, जब यहाँ पे देख सकते हैं कि 193 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू के टर्म्स में ग्रोथ हुई है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि 34% का था लास्ट ईयर, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में भी 34% का दिख रहा है। हालांकि मार्च के क्वार्टर में थोड़ा सा डिप देखने को मिला था, जब इन्होंने 25% का मार्जिन रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे भी सेम चीजें देखने को मिल रही है कि दिसंबर में 23% का था, लेकिन मार्च में 20% का था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शायद मार्च में भी इस तरह का आंकड़ा देखने को मिले, जब यहाँ पे इनका ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन डिप करेगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे दिसंबर का रिजल्ट अगले हफ्ते आने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर 2023 में 200 करोड़ रुपीस का इनका रेवेन्यू है, लेकिन दिसंबर 2023 में देख सकते हैं कि सिर्फ 165 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। तो ये कह सकते हैं कि सितंबर के कंपेरिजन में जो दिसंबर का रेवेन्यू है कम होता है। तो इसी हिसाब से अगर 250 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अगर सितंबर में है तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से दिसंबर में जो भी रेवेन्यू आना चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा
डेटा के बेसिस पे सितंबर से कम ही रेवेन्यू आना चाहिए। हालांकि मैं पास्ट के डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या ऐसा हुआ कि 250 से कम का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में आया हुआ है। तो दोस्तों इंटरेस्ट के लेवल की बात करें तो 9 करोड़ रुपए का ये इंटरेस्ट पे किया है, जो कि 4 क्वार्टर से लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। साथ ही साथ डिप्रिसिएशन भी पिछले 3-4 क्वार्टर से एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, जो कि है 11 करोड़ रुपीस का। अगर डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करें, मैं कहता हूँ कि 11 करोड़ रुपीस का अगर डिप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिनिमम 33 करोड़ रुपए का होना चाहिए, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है उससे भी डबल है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डाले तो यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं कि FY22 में 650 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, FY23 में 725 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ, लेकिन FY24 में थोड़ा सा डिप कर गया, लेकिन अगेन TTM बेसिस पे 770 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि अभी हाईएस्ट एवर TTM बेसिस पे रेवेन्यू दिख रहा है। साथ ही साथ अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY22 में 78 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, लेकिन FY23 की बात करें तो 66 करोड़ रुपीस का इन्होंने रेवेन्यू किया, जो कि कम हो गया था, लेकिन FY24 में अगेन बाउंस बैक किया 87 करोड़ रुपीस का, और अभी TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि 115 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं 27% से घट करके 24% हुआ, अभी मार्च 24 में 31% का था, और TTM बेसिस पे भी 31% का दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब है एक साल के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कहीं ना कहीं 31% का होना चाहिए। इसी के साथ इंटरेस्ट का लेवल घटता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि 49 से 40 हुआ, फिर 36 हो गया, लेकिन डिप्रिसिएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही दिख रहा है, जो कि कोई मेजर कंसर्न नहीं है। तो दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि 6 करोड़ रुपीस का काफी लंबे समय से एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब है कंपनी ने कोई भी नया शेयर इश्यू नहीं किया। साथ ही साथ 670 करोड़ रुपीस का इनका इक्विटी कैपिटल और रिजर्व दिख रहा है। बोरोइंग के लेवल की बात करें तो यहाँ पे 376 करोड़ रुपए का दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि मोर देन 50% की डेट टू इक्विटी रेशियो है, और यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि FY22 में 515 करोड़ रुपीस का इनका डेट था, FY23 में 459 करोड़ का हुआ, FY24 के एंड में 401 करोड़ रुपीस था, अभी फर्स्ट हाफ FY25 में 376 करोड़ रुपए का दिख रहा है। इसी वजह से इंटरेस्ट का लेवल भी डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फिक्स्ड एसेट देख सकते हैं कि ये भी डिप्रिशिएट होकर के कम हो रही है। साथ ही साथ CWIP में भी 82 करोड़ रुपीस का कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आगे वीडियो में फर्दर डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके अदर असेट्स पे नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। 183 करोड़ रुपीस का ये इन्वेंट्री FY22 में होल्ड कर रहे थे, लेकिन अभी ये 153 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और देख रहे हैं कि लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड में, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता हुआ दिख रहा है, 143 से घटा हुआ था, 109 हुआ, फिर FY24 में 120 हुआ, लेकिन अगेन बढ़ गया है। 199 करोड़ रुपीस का ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 63 करोड़ रुपीस का ये कैश भी होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके कैश फ्लोस की बात करें तो ये लगातार कैश फ्रॉम बिजनेस पॉजिटिव रिपोर्ट करें, जो कि काफी अच्छी बात है। FY24 में इन्होंने 188 करोड़ रुपीस का बिजनेस से कैश जनरेट किया है। FY22 में देखा कि इनका 210 करोड़ रुपीस का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था। हालांकि FY23 और FY24 में कोई मेजर कैपेक्स नहीं किया, लेकिन अगर इनके फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लगातार निगेटिव में दिख रहा है, जहाँ पे ये लगातार डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, साथ ही साथ इंटरेस्ट का पेमेंट, साथ ही साथ डेट का पेमेंट कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट भी पे किया है। साथ ही साथ बोरोइंग का लेवल भी देख सकते हैं कि लगातार माइनस में जा रहा है, इसका मतलब डेट का रिपेमेंट हो रहा है। साथ ही साथ 2 करोड़ रुपीस का नेग्लिजिबल सा डिविडेंड भी ये पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि FY22 में 80 दिनों का था, बढ़ गया था, और FY23 में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन FY24 में अगेन 64 डेज का हो गया। इसी वजह से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता हुआ दिख रहा था। इन्वेंट्रीज का लेवल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 285 दिनों का था, अभी 242 दिनों का दिख रहा है। साथ ही साथ डेज पेबल की बात करें तो ये जल्दी रिपेमेंट भी कर रहे हैं। 167 दिनों का डेज पेबल हुआ करता था, अभी 110 दिनों का दिख रहा है। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो ये कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ है, लेकिन FY22 में 101 दिन का था, FY23 में 110 दिनों का है, FY24 में भी 110 दिनों का ये मेंटेन कर रहे हैं। ROC की बात करें तो यहाँ पे FY23 में डी ग्रोथ हुई थी, FY23 में कम ROC था जो कि 15% था, लेकिन FY24 में 18% का ROC रिपोर्ट किया, जो कि काफी अच्छा है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि एकदम कांस्टेंट सी बनी हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है, जो कि है 56.66% की। FIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि देख सकते हैं कि 5% से दिसंबर क्वार्टर में 6% की हो
हो गई है। डीआईएस की भी होल्डिंग बढ़ रही है पिछले 3 क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि मार्च में देख सकते हैं कि सिर्फ 11% था, अभी 14.5% की हो गई है। इसका मतलब है डीआईएस की भी इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो लगातार कम हो रही है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ इन्वेस्टर की बात करें थोड़ा सा बढ़े हुए हैं, 21,186 इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से तो एक चीज क्लियर है कि एफआईज और डीआईएस दोनों इसमें शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पोकरना लिमिटेड का शेयर प्राइस मई के बाद से काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी अच्छा आया हुआ है, जहां पे ये लेटेस्ट क्वार्टर में 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके चल रहे हैं। साथ ही साथ एनुअलाइज रिजल्ट में हमने देखा कि टॉप लाइन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन मतलब कि प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि FY22 में सिर्फ 78 करोड़ रुपीस का था, अभी TTM बेसिस पे 115 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। बैलेंस शीट में हमने देखा कि डेट का लेवल लगातार घट रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। कैश फ्लो में हमने देखा कि ये बिजनेस से लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं और अपने डेट का रिपेमेंट भी कर रहे हैं। रेशियोज में देखा कि ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज कांस्टेंट बना है, जो कि काफी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे अच्छी चीज देखने को मिली कि एफआईज और डीआईएस दोनों के इन्वेस्टमेंट है और दोनों की स्टेक इसमें बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है Q2 FY25 में, ताकि हम इसमें समझ पाए कि आखिर बिजनेस में क्या चल रहा है, ताकि सही टाइम पे हम इस शेयर में एंट्री ले सकें। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इनका मेजर बिजनेस जैसा कि यूएस से आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यूएस इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन हो रहा है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। दूसरा इसके बात करें तो फ्रेट रेट काफी ज्यादा हाई हो गया था, तो अभी इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है पिछले 2 से 3 क्वार्टर में। इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। इसी के साथ यूएस में कंस्ट्रक्शन का जो काम है काफी तेजी पकड़ रहा है। उसके पीछे की वजह है कि एक जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय तक कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट का लेवल बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन FY22 और FY23 में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया था, लेकिन अभी दोबारा से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। इसी के साथ साथ जैसा कि कोविड के बाद रिकवरी हुई, उसके बाद रिनोवेशन का और रीमॉडलिंग का दोबारा से काम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दोनों में काम स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ जो अभी करंट टाइम में रिस्क देखने को मिल रहा है कि शायद यूएस में, चूंकि अभी ट्रम्प की नई गवर्नमेंट आई है, तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, जो कि यूएस की गवर्नमेंट जो नई बनी हुई है, तो वहाँ पे किस तरीके की पॉलिसी लेकर के आएगा, इस वजह से देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से पोकरना लिमिटेड का भी शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है, जहाँ पे ये देख सकते हैं कि 1400 का लेवल जो ये शेयर टच कर गया था, अभी 1100 का लेवल आ गया है। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा अनसर्टेन इन्वायरमेंट हो जाता है कि किस तरीके की यूएस में पॉलिसी आएगी, उसके बेसिस पे आगे का इसमें आउटलुक क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन का सवाल है, तो कंपनी अपना एक्सपेंशन प्लान भी लेकर के आई है, और इनका काफी बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, 440 करोड़ रुपीस, जो की मेकागुडा फैसिलिटी है, जो की तेलंगाना में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे, और यहाँ पे ब्रेटन स्टोन की प्रोडक्शन लाइन भी एक नई ऐड करेंगे, और ये तीसरी प्रोडक्शन लाइन होगी, और इन दोनों का कमर्शियल प्रोडक्शन मार्च 26 में स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अभी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, अभी बेसिक लेवल का इन्वेस्टमेंट किया है 70 से 80 करोड़ रुपीस का, लेकिन ये काफी बड़ा प्लान है, जो कि 440 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर इसके फंडिंग की बात करें तो 300 करोड़ रुपीस का ये डेट लेंगे, साथ ही साथ 144 करोड़ रुपीस अपने इंटरनल एक्रूवल से ये इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब है जो कि करंट टाइम में डेट लेवल दिख रहा है, अगेन FY26 में डेट का लेवल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर इस एक्सपेंशन के आउटकम की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो दिया है, 450 से 525 करोड़ रुपीस का एनुअल कैपेसिटी जब फुल रैंप अप हो जाएगा तो इतना रेवेन्यू आ सकता है। तो ये काफी बड़ा नंबर है, जिस हिसाब से 440 करोड़ रुपीस का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उतना ही इनका ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू भी अचीव हो सकता है। इसके इबिटा की बात करें तो 145 से 165 करोड़ रुपीस का हो सकता है, और इन्होंने पैड का भी प्रोजेक्शन किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी होती है कि कितना आगे ये कंपनी रेवेन्यू कर सकती है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि फुल कैपेसिटी रैंप अप करने पे 100 से 110 करोड़ रुपीस का पैड भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम इनके करंट टाइम में पैड से कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर इनके करंट टाइम में पैड की बात करें तो
तो 115 करोड़ रुपीस का इनका पैड दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्लांट जैसे ही रेडी होगा इनका बॉटम लाइन है काफी तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये रैंप अप की बात करें तो ये 12 से 15 महीने लग सकता है, जहाँ पे ये ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यही चीज होता है कि एक बार प्लांट रेडी हो जाता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो अभी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि आखिर पोकन्ना लिमिटेड में किस टाइम पे एंट्री करें तो वो बेस्ट मौका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 12 से 15 महीने का ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो 100 से 110 करोड़ रुपीस का इनका पैड जनरेट होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि करंट टाइम में जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा इन्होंने बात की कि एडिशनल स्पेस भी है जहाँ पे फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि हैदराबाद जो तेलंगाना में इनका फैसिलिटी बिल्डअप हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर में भी स्पेस बचेगा जहाँ पे एक्सपेंशन ये कर सकते हैं। इसके अलावा इनके और भी प्लांट्स हैं, जैसा कि विशाखापट्टनम में भी इनका एक दूसरा प्लांट है, साथ ही साथ हैदराबाद में भी एक और प्लांट है। तो दोस्तों पोकन्ना लिमिटेड पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पर्सनली आपको कोई हेल्प चाहिए, करंट टाइम में आपका पोर्टफोलियो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से शेयर लिए हुए हैं, क्या उनका आउटलुक है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू करके आपको जो भी सजेशन होगा दे दूंगा। ये सर्विस का कोई भी अभी मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हो रहा है इस कंपनी में उसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि क्रियोस लाइन ये स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि ये अंडर ट्रायल है लेकिन लार्ज स्केल पे इसका लॉन्च करेंगे Q4 FY25 में, यानी अभी जो ये ऑनगोइंग क्वार्टर चल रहा है इसी में ये अपनी टेक्नोलॉजी का लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा प्रोडक्ट हट के होगा, जहाँ पे मार्जिन भी अच्छा देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ इसका दाम भी हमें मार्केट में अच्छा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इन्होंने क्रोमिया लाइन पे भी काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे डिजिटल प्रिंटिंग जो कि डिजाइनिंग का काम है, ये अगेन जो ग्रेनाइट है या फिर क्वार्ट्ज सरफेसेस हैं, इस पे प्रिंटिंग का काम करेंगे, जो कि आपका होटल्स में, बिल्डिंग्स में, हाउसेज में ये सारे प्रोडक्ट यूज होंगे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका भी इंस्टॉलेशन का काम शेड्यूल हो गया है और ऑपरेशन Q4 FY25 में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेकोरेटिव साथ ही साथ न्यू मार्केट सेगमेंट है उसमें ये एंटर करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों जो प्रोडक्ट लाइन ऐड हो रही है उससे कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आना चाहते हैं, ताकि एक तो उनका वैल्यू भी अच्छा मिले, दूसरा इनको हट करके थोड़ा सा काम करेंगे तो मार्केट में प्रेजेंस भी बढ़ेगी और दूसरा वहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, वो भी डिस्कस कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी मार्केट अपॉर्चुनिटी यूएस से हट करके कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको और रशिया में देख रहे हैं। तो क्योंकि अभी तक मेजर रेवेन्यू इनका यूएसए से आ रहा है, जहाँ पे हमने देखा कि FY22 में 86% तक का रेवेन्यू अकेले यूएसए से आ रहा था। तो अभी दूसरे कंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले दिनों में यूएसए से हट करके इन मार्केट से भी रेवेन्यू लाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिला कि इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन के जो प्रोड्यूसर्स हैं वहां से इनको टफ कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये प्राइसिंग प्रेशर बताता है कि ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दूसरा ये जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन पे फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से फोकस कर रहे हैं ताकि इनका जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कम हो सके, क्योंकि जब आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होगा तो आप मार्केट में अलग स्टैंड आउट करोगे, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट का अच्छा दाम भी मिलेगा, जो कि मुझे लगता है ये जो नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हैं वो मार्केट में जो प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है उसको टैकल करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों इसी वजह से इनका स्ट्रेटेजिक फोकस है कि इनोवेशन करें, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाए, ताकि ये जो प्राइसिंग का चैलेंजेस है उसको ओवरकम किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों ग्रेनाइट का बिजनेस है जहाँ पे रफली 10% का रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो ये कास्ट कंट्रोल मेजर्स पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ नई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है वो काफी कॉशियस है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि ग्रेनाइट का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस वजह से इस पे बहुत ज्यादा ये ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्वार्ट्ज के सर्फेसेस पे इनको अच्छा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, इसी वजह से वहाँ पे एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों चाहे वो फिर कोई कंपनी का बिजनेस हो या फिर हमारा पोर्टफोलियो हो, जो शेयर हमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर
कर रहे हैं वहाँ पे ज्यादा हमें टाइम नहीं दे रहा है, ओवर टाइम एग्जिट ले लें तो ज्यादा बेटर होता है। और पोर्टफोलियो में जो ऐसे शेयर हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप लंबा होल्ड करिए, वहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, बिगनर्स क्या करते हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट होता है तुरंत बुक कर लेते हैं और जो लॉसेस होता है उसको लेकर के बैठे रहते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा है कि जो बिजनेस चलता है उसी को हम बढ़ाते हैं, जो बिजनेस नहीं चलता बंद कर दिया जाता है। तो अपने पोर्टफोलियो को भी एक बिजनेस की तरीके से देखें, जहाँ पे पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसको तब तक होल्ड करें जब तक कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें न मिलने लगे, या फिर कोई शेयर में अगर नुकसान है तो उसको जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करके अच्छे शेयर में स्विच करें। तो दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि टैक्स रेट जो है 25% फुल ईयर पे होगा, साथ ही साथ पीक का जो डेट लेवल होगा जब ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो 350 करोड़ रुपीस का डेट टिक सकता है, जो कि अगेन 300 करोड़ रुपीस का एक्सटर्नल डेट लेंगे तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 700 करोड़ रुपीस का डेट हो जाएगा जब ये नया प्लांट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि H1 का मार्जिन काफी हेल्दी रहा और साथ ही साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि H2 का भी मार्जिन सिमिलर ही हो सकता है, जो कि एक तरीके से बताता है कि जो भी प्राइसिंग प्रेशर था उसको टैकल ये कर चुके हैं। इसी के साथ बैलेंस शीट हमने देखा काफी स्ट्रांग है, कैश फ्लो भी बिजनेस से आ रहा है, जो कि आपका इंटरनल एक्रूवल से 144 करोड़ रुपीस, नया जो प्लांट स्टार्ट करें उसमें फंडिंग इंटरनल एक्रूवल से ही होगी और 300 करोड़ रुपीस का अगेन डेट लेंगे। तो यहाँ पे कोई इक्विटी डायलूट नहीं करने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों एक चीज और समझने वाली है कि कोई भी रियल एस्टेट में जो कंपनीज होती हैं, खास करके ऐसी कंपनी जो कि एंड में उनका काम है, जैसा कि सरफेस का काम, क्योंकि पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, आपका प्लास्टर हो जाएगा, तो उसके बाद जो सरफेस का काम होता है सबसे एंड में होता है। तो अगर आपको रियल एस्टेट का बूम देखने को मिल रहा है, इस तरह की कंपनी जहाँ पे पोकर्ना लिमिटेड है, साथ ही साथ एक और कंपनी है जिसको मैं बताना चाहूंगा, एक कंपनी है कैरिसिल लिमिटेड, और इसका चार्ट की बात करें तो ये एकदम डाउन में, क्योंकि ये मेजर जो बिजनेस इनका यूके से आ रहा है और यूके में जीडीपी की हालत बहुत बुरी है। लेट्स से अगर यूके का आने वाले 3 महीने में क्वार्टरली परफॉर्मेंस जीडीपी की अच्छी होती है और 1 साल तक रियल एस्टेट मार्केट भी बूम करता है, साथ ही साथ इस शेयर प्राइस में भी रैली हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि बिजनेस कोई ऐसा खास इंपैक्ट नहीं हुआ है, प्रॉफिट ऑलरेडी बाउंस बैक कर चुका है, लेकिन ये शेयर प्राइस अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही यूके का मार्केट बाउंस बैक करता शुरू करेगा, जीडीपी के फिगर्स आएंगे, ये शेयर में हमें रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों एडवांस में मैं बता रहा हूँ कि ये शेयर को जब भी यूके का मार्केट रैली आएगी और रियल एस्टेट में जब बूम आ जाता है, एंड में कैरिसिल का काम आएगा, क्योंकि ये किचन में यूज होने वाले सिंक बताते हैं और सिंक का इंस्टॉलेशन सबसे एंड में होगा। तो यहाँ पे इस कंपनी के बिजनेस में भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है जब यूके की मार्केट रिवाइव करेगी। लेकिन अभी फिलहाल यूएसए की मार्केट काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इस वजह से पोकर्ना लिमिटेड का शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से परफॉर्म किया हुआ है। तो दोस्तों एक चीज और यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि पिछले क्वार्टर से कुछ रेवेन्यू इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से करंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छी दिख रही थी। तो हो सकता है कि जो कि अभी दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि फर्दर डी ग्रोथ देखने को मिले क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में, क्योंकि जो अभी सितंबर का रिजल्ट आया था थोड़ा सा रेवेन्यू जून के क्वार्टर से शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह की इनसाइट जो है कुछ ऑनेस्ट मैनेजमेंट होता है जो कि बताता है क्लियरली। ऐसे में अगर आप किसी कंपनी का रिजल्ट देख करके बहुत ज्यादा अगर एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि अगला क्वार्टरली रिजल्ट इससे भी बेटर आ सकता है, तो मुझे लगता है कि कॉन कॉल को डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कॉन कॉल में ही ये सारी चीजें क्लियर होती है। इसी वजह से मैं अपने वीडियोस में आधे टाइम फाइनेंशियल डिस्कस करता हूँ और आधे टाइम मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट ही कंपनी को रैंक करती है और उनसे ज्यादा बिजनेस के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकता, चाहे फिर वो मैं हूँ या फिर कोई और रिसर्च एनालिस्ट हो। जो भी ज्यादा डिटेल्स होगी आपको मैनेजमेंट ही देगी। तो अगर आप मैनेजमेंट की कॉन कॉल डायरेक्टली स्टडी करो वो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन हर किसी को इतना टाइम नहीं होता। हमारा एज ए रिसर्च एनालिस्ट काम ही है कि सारी कंपनीज को स्टडी करें, ट्रैक करें और आपको एंड में सबकी समराइज दें और रिसर्च पब्लिश करके आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पोकर्ना लिमिटेड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल यूएस के मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो डेट लेवल है वो भी लगातार कम हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा आया था, क्योंकि पिछले क्वार्टर से कुछ रेवेन्यू शिफ्ट हुआ था, लेकिन दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से आता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि एक चीज तो इन्होंने कहा कि ओवरऑल मार्जिन सस्टेन करेगा और इंडिकेट किया है कि यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इंडियन कंपनीज से और साउथ ईस्ट एशियन जो कंपनीज है उनके साथ ये प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी नई प्रोडक्ट लाइन में कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे ये डिजाइनिंग की लाइन ऐड कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वार्ट्ज की जो सरफेस है उसकी कैपेसिटी भी बिल्डअप कर रहे हैं और काफी बड़ा एक्सपेंशन प्लान लेकर के आ रहे हैं,
जहाँ पे 450 करोड़ रुपीस का ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि FY26 के ऑलमोस्ट एंड में तैयार होगा। ये बता रहे हैं कि मार्च 2026 आज की डेट से तकरीबन 15 महीने बाद ये प्लांट स्टार्ट होगा। उसके बाद अगेन 15 महीना और लगेगा जब वो प्लांट फुल रैंप अप करेगा और वहां पे इनका प्रॉफिट डबल हो सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि पोकरना लिमिटेड का शेयर प्राइस हमें वॉच लिस्ट में लगा के रखना चाहिए। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, खास करके मार्च 2026 में जब इनका नया प्लांट रेडी होगा, क्योंकि वहां पे दो चीज देखने को मिलती है। क्योंकि एक बार जब डेट का लेवल आ जाएगा तो मार्च 26 का जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का कास्ट ये बियर कर रहे होंगे। दूसरा चीज, तब तक शायद यूएस का रियल इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा कम हो जाए और रियल एस्टेट का मार्केट फर्दर बूम करे, तो यहाँ पे दूसरी क्लैरिटी ये भी हो जाएगी। और दोस्तों अक्सर जो कंपनीज जो कैपेक्स लेकर के उसी टाइम लेकर के आती हैं और अपना प्लांट का कमर्शियल ऑपरेशन तभी शुरू करती है जब उनको लगता है कि मार्केट में अच्छी डिमांड हो। क्योंकि आपको नया प्लांट स्टार्ट करने के लिए पूरी नई टीम हायर करनी पड़ती है, आपको पूरा प्लांट स्टार्ट करने की कुछ मिनिमम कॉस्ट भी आती है, उसको भी बियर करना पड़ता है। तो एक बार जब नया प्लांट स्टार्ट करते हैं 12 से 15 महीने फुल रैंप अप कर लेते हैं, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो मुझे लगता है कि FY26 के एंड में या मार्च 2026 में इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करे तो वो एक आइडियल टाइम होगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तब तक ट्रम्प की भी 1 साल तक सरकार बन चुकी रहेगी और हमें पता भी होगा कि क्या पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ कैरेसिन की बात करें तो जो कि इस वीडियो का एक और कंक्लूजन है कि इस तरह का जो सिमिलर ट्रेंड, जैसा कि यूएस की मार्केट अच्छी परफॉर्म की तो पोकरना लिमिटेड का शेयर अच्छा परफॉर्म किया, तो यूके की मार्केट अगर अच्छी करती है तो वहां पे रियल एस्टेट मार्केट बूम करेगा, तो कैरेसिन लिमिटेड का भी शेयर प्राइस काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिली होगी। साथ ही साथ पोकरना लिमिटेड में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।